सिद्धांत जिसके लिए इतनी मेहनत करके अपने अतीत में आ पहुंचा था, आज उसी के सामने आना उसके लिए जानलेवा साबित हो रहा था। वो जानता था कि अगर आर्यन ने उसे वहां देख लिया तो वो पक्का ही उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, यहां तक कि वो उसे बात करने का मौका भी नहीं देगा। 2 दिन में वो आर्यन को इतना तो पहचान गया था। उसने अपने आग में झुलस गए पैर को तुरंत अपने शरीर से फाड़कर एक कपड़े से बांध लिया। उसने तुरंत जमीन पर पड़े हुए ड्रैगन पर अपने पैर रखे और दोबारा से उस गुफा में ऊपर बने हुए छेद में जाकर बैठ गया। उसने नीचे झुककर देखा और पाया कि कैसे जब आर्यन अंदर आया और उस ड्रैगन को मरा हुआ पाया तो वो गुस्से से दहाड़ उठा। गुस्से में आकर आर्यन ने उस गुफा में तूफान मचा दिया। उसने गुस्से में अपना आपा खो दिया जब उसने देखा कि ड्रैगन सिर्फ मरा ही नहीं था बल्कि उसके माथे से जादुई मणि भी गायब थी। तबाही मचाने के बाद आर्यन जमीन पर बैठ गया। उसकी सांस फूल चुकी थी मगर उसके चेहरे से गुस्सा अभी भी नहीं गया था। सिद्धांत ने सोचा कि शायद यही एक समय है जहां पर आर्यन उसे अकेला मिलेगा, नहीं तो उसके साथ जयंत या कोई और साथी हमेशा ही रहता है। इसलिए सिद्धांत ने आंख बंद करके एक गहरी सांस ली और आर्यन को सब कुछ सच सच बताने के लिए अपना मुंह खोला। आर्यन, तुम दुख मत मनाओ, ये तुम्हारी हार नहीं है। आज अगर तुम्हें ये मणि नहीं मिली तो ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा नतीजा है, सिद्धांत ने कहा। उसकी आवाज सुनकर आर्यन चौंक गया और गुफा में यहां वहां देखने लगा। वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और चिल्लाते हुए बोला, कौन है यहां? सामने आओ। यूं छुपकर बात करना कायरों की निशानी होती है। मैं भविष्य से आया हूं। मैं जानता हूं कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से रोकने आया हूं। तुम अपनी जिद छोड़ दो, सिद्धांत ने उसे समझाते हुए कहा। मगर सिद्धांत की बात सुनते ही आर्यन जोर से हंसने लगा और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही निराश हो गया हूं। मुझे खुद की आवाज सुनाई देने लगी है। क्या हुआ अगर मैं इस ड्रैगन को मारकर उसकी मणि अपने हाथ नहीं कर पाया? कोई और तरीका ढूंढकर जल्द से जल्द और ताकतवर बन जाऊंगा। आर्यन अपने आप से ही बात करने लगा। सिद्धांत का मन दुख से भर गया। वो दोबारा से आर्यन से कुछ कहने ही वाला था कि अचानक से उस गुफा में किसी और के कदम की आवाज गूंज उठी। सिद्धांत तुरंत दीवार में बने हुए छेद में और भी अंदर चला गया। वो इस वक्त बिल्कुल भी ऐसी हालत में नहीं था जिसके साथ वो लड़ाई कर पाए। आर्यन खुद कदमों की आवाज सुनकर पीछे मुड़ा तो उसने अपने सामने जयंत को पाया। जयंत भी जमीन पर मरे पड़े हुए ड्रैगन को देखकर चौंक गया। वो बोला, अरे वाह आर्यन, तुम तो शूरवीर निकले। इतनी जल्दी तुमने इस ड्रैगन को कैसे हरा दिया? मगर आर्यन के चेहरे की निराशा को देखकर वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया और बोला, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आखिरकार तुम इस ड्रैगन की मणि की शक्ति को धारण करने वाले हो। फिर तुम्हारे चेहरे पर यह दुख कैसा? तब आर्यन ने जयंत को बताया कि कैसे जब वो गुफा में आया था तो वो ड्रैगन पहले से ही जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी मणि गायब हो चुकी थी। उसकी बात सुनकर जयंत दंग रह गया। एक पल के लिए उसके चेहरे पर गुस्से का भाव नजर आया। उसे आर्यन ने नजरअंदाज कर दिया, मगर ऊपर से सिद्धांत सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था। मगर अगले ही पल जयंत ने अपने चेहरे के भाव बदले और आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चिंता की कोई बात नहीं है। हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे जिससे तुम जल्द से जल्द ताकतवर बन जाओ। आखिर हमें शीतलपुर पर कब्जा पाना ही है। इतना कहकर वो आर्यन को उस गुफा से बाहर ले गया। कुछ देर बीत जाने के बाद सिद्धांत धीरे धीरे नीचे जमीन पर वापस उतरा। उसे दुख था कि आर्यन ने उसकी बात नहीं मानी थी, मगर वो जानता था कि शायद उसे आगे और भी मौके मिले जब वो आर्यन को सच्चाई पर विश्वास दिलाने में कामयाब हो। सिद्धांत कुछ देर उस गुफा में ही बैठा रहा और थकान के कारण उसकी गहरी नींद लग गई। मगर सिद्धांत एक बात से अनजान था। जब जयंत आर्यन को लेकर उस गुफा से बाहर निकला था तो उसकी नजर पेड़ के पास बंधे सिद्धांत के घोड़े पर गई थी। उस घोड़े को देखकर जयंत समझ गया था कि कोई ना कोई था जिसने आर्यन को रोकने की कोशिश की थी।
सपनों की दुनिया में खोया हुआ सिद्धांत ये नहीं जानता था कि जयंत उसके पीठ पीछे उसे मारने की योजना बना चुका था। जब सिद्धांत की आंख खुली तो बाहर अंधेरा हो चुका था। वो जानता था कि रात में वो जंगल में नहीं रह सकता है। उसे वापस शीतलपुर जाना ही था। सिद्धांत ने लंगड़ाते हुए गुफा से बाहर पैर रखा, मगर उसकी जिंदगी में संकट कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बाहर कदम रखते ही अचानक से उसे चारों तरफ से एक तूफान ने घेर लिया। वो तूफान इतना भयंकर था कि एक पल के लिए सिद्धांत के हाथ से वो जादुई मणि छूटने वाली थी। लड़खड़ाते हुए सिद्धांत जमीन पर गिर गया। उसका जला हुआ पैर जलन करने लगा। अगले ही पल वो तूफान शांत हो गया और उसने एक आदमी का रूप ले लिया। सिद्धांत जब से अतीत में आया था तब से ही वो अलग अलग जानवरों और दानवों से लड़ रहा था। उसके सामने खड़े दानव के लंबे लंबे सींग थे। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसकी घनी भौहों के नीचे दो बड़ी बड़ी गुस्से से भरी आंखें सिद्धांत को देख रही थीं। कौन हो तुम और यहां क्या करने आए हो? सिद्धांत ने हांफते हुए पूछा, मगर उस दानव ने सिद्धांत का जवाब देने की बजाय अपनी कमर पर बांधी तलवार निकाली। अगले ही पल उसने अपनी तलवार को हवा में जोर से सिद्धांत की तरफ फेंका। सिद्धांत इस वार के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो तुरंत अपनी जगह से थोड़ा सा हिला। उस दानव का निशाना बहुत ही सटीक था और इसलिए सिद्धांत बाल बाल बचा। तुम एक मामूली मानव नहीं हो। मुझे यहां तुम्हें मारने के लिए किसी ने भेजा है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उस दानव ने सिद्धांत की तरफ बढ़ते हुए कहा। अगले ही पल वो एक बार फिर हवा के झोंके में बदल गया और सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमने लगा। उस तूफान के बीच से सिद्धांत को हंसी की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन वो उस दानव का चेहरा नहीं देख पा रहा था। सिद्धांत पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। आखिर उसे मारने के लिए किसने उस दानव को भेजा था? किसी को भी उसके अस्तित्व का मालूम नहीं था। मगर ये सब सोचने का समय सिद्धांत के पास नहीं था। उस तूफान के रूप में दानव ने सिद्धांत को झकझोर कर रख दिया। सिद्धांत के मुंह और नाक से खून बहने लगा था। एक बार फिर वो दानव दूर जाकर खड़ा हो गया। इस बार जब सिद्धांत जमीन पर गिरा तो सच में वो मणि उसकी जेब से निकलकर बाजू में गिर गई। तभी सिद्धांत को जयंत की बात याद आई कि कैसे अगर कोई उस मणि को धारण कर लेगा तो उसमें असीम ताकत आ जाएगी। सिद्धांत ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और उस मणि को उठाकर अपने माथे पर लगा लिया। वो दानव सिद्धांत को अचंभे से भरी नजरों से देख रहा था। अचानक से सिद्धांत के आजू बाजू एक रोशनी छा गई, जिसने उसके चारों तरफ एक रक्षा कवच बना दिया। सिद्धांत को अपने खून में एक तीव्र एनर्जी महसूस होने लगी। वो एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि एक पल के लिए सिद्धांत को लगा कि शायद उसकी नसें ही फट जाएंगी। इस बार जब उस दानव ने सिद्धांत पर वार किया, उसका वार सिद्धांत तक पहुंचा ही नहीं। इस बात से अचंभित वो दानव अपनी जगह पर रुक गया। सिद्धांत ने इसी मौके का फायदा उठाया और अपनी कमर पर बंधी तलवार को हाथ में ले लिया। वो जानता था कि शायद उसके सामने जो दानव खड़ा था वो एक मायावी दानव था, जिसका सामना उसे बहुत ही होशियारी से करना था। इसलिए उसने उस दानव को अपने जाल में फंसाने का प्लान बनाया। सिद्धांत ने अपने आजू बाजू बने रक्षा कवच को कुछ पलों के लिए तोड़ दिया और एक्टिंग करके नीचे जमीन पर गिर गया। जैसे ही उस दानव ने सिद्धांत को नीचे जमीन पर गिरा हुआ देखा, उसने समय नहीं गंवाया। वो तूफान के रूप में सिद्धांत के पास आ गया। सिद्धांत इतना पढ़ा लिखा तो था ही कि उसे पता था कि तूफान को खत्म करने के लिए उसके बीचों बीच निशाना लगाना चाहिए। सिद्धांत ने अपनी तलवार हवा में उठाई और उस तलवार से उसकी नाक घोंप दी। अगले ही पल सन्नाटे में उस दानव की आवाज गूंज उठी। सिद्धांत के चारों ओर चल रही तेज हवा थम गई और वो दानव जमीन पर घायल हालत में गिर गया। उसके मुंह से खून बह रहा था। इतना ही नहीं, उसके दिल पर भी एक घाव लगा था। सिद्धांत अपनी जगह से लड़खड़ाते हुए उठा और उसने उस दानव पर एक आखिरी अटैक किया। अटैक करते ही उस दानव की आंखें बंद हो गई। सिद्धांत इतना थक चुका था कि वो भी उस दानव के बाजू में जाकर गिर गया। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें बंद हो गईं।
जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसके कान में तेज शोर सुनाई दे रहा था। दो आदमी ढोल नगाड़ों के साथ शीतलपुर की गलियों में घूम रहे थे। उनमें से एक आदमी तेज आवाज में चिल्ला रहा था, सुनो सुनो सुनो, शीतलपुर के राजा भीमसेन ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की है। जो भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा उसे राजघराने से एक बहुत ही ताकतवर हथियार इनाम में दिया जाएगा। राजा भीमसेन ये प्रतियोगिता शीतलपुर के सारे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित कर रहे हैं। बाजू में खड़ा आर्यन, जो कि किसी आदमी को पीटने में व्यस्त था, वो अचानक से रुक गया और ये घोषणा सुनकर उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। मगर अगले ही पल सिद्धांत की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और जब उसे दोबारा से कुछ साफ नजर आया तो उसने देखा कि मैदान में आर्यन खून से लथपथ था, मगर उसके चेहरे पर दर्द का एक भी निशान नहीं था, बल्कि वो खुशी से झूम रहा था, जिसकी वजह थी उसके हाथ में एक चमचमाती हुई तलवार। जैसे ही सिद्धांत ने उस तलवार को देखा, वो समझ गया कि ये वही तलवार है जिससे सिद्धांत ने राजकुमारी वंदिता को मारा था। वो आगे कुछ और देख पाता, इससे पहले ही उसकी आंखों के सामने तेज रोशनी छा गई। जब अगली बार उसने आंखें खोली तो वो इस गुफा के बाहर राक्षस के मृत शरीर के बाजू में पड़ा हुआ था, मगर सिद्धांत की सांसें तेज चल रही थीं, क्योंकि उसने अभी अभी एक और पास्ट का फ्लैश देखा था। शायद उस मणि से सिद्धांत के अंदर दोबारा से अपने अतीत को देखने की शक्ति आ गई थी। सिद्धांत सब कुछ भूलकर तुरंत अपने घोड़े पर बैठा और शीतलपुर की तरफ निकल गया। वो जानता था कि वो किसी भी हालत में आर्यन को उस तलवार तक नहीं पहुंचने दे सकता है। वो तलवार ही राजकुमारी वंदिता की मौत का कारण बनी थी। इससे पहले कि नगर में राजघराने द्वारा आयोजित उस प्रतियोगिता की घोषणा हो, सिद्धांत को उस तलवार को कहीं छुपाना होगा। वो किसी भी हालत में आर्यन के हाथ वो तलवार नहीं लगने दे सकता था। जब तक सिद्धांत दोबारा शीतलपुर पहुंचा, सुबह हो गई थी। वो बुरी तरह थक चुका था। जब से वो अतीत में आया था, तब से ही एक के बाद एक परेशानियां उसे सांस लेने भी नहीं दे रही थीं। मगर उसके पास सांस लेने का समय भी तो नहीं था। उसने तुरंत अपने घोड़े को राजमहल की तरफ बढ़ाया। कुछ देर में वो राजमहल के बाहर खड़ा था। उसके मन में हजार बातें चल रही थीं। उसने अपने पिछले जन्म के रूप को तो देख लिया था, यहां तक कि उसका सामना अपने सबसे बड़े दुश्मन से भी हो गया था, लेकिन अभी तक राजकुमारी वंदिता उसके सामने नहीं आई थी। राजमहल में घुसकर सिद्धांत अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार था, लेकिन न जाने क्यों वो राजकुमारी वंदिता से मिलने से घबरा रहा था। सिद्धांत ने अपने घोड़े को एक तरफ बांधा और राजमहल की एक खिड़की से चुपके से अंदर चला गया। जमीन पर गिरने का असर उसके पैर पर आया, जो ड्रैगन की आग से जल चुका था। सिद्धांत के मुंह से एक तेज दर्द भरी आवाज निकल आई। अचानक से उसे सामने से एक भारी आवाज सुनाई दी, कौन है वहां? सिद्धांत की सांस एक पल के लिए थम गई। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत आर्यन को एक और बार रोकने में कामयाब होगा? क्या आर्यन उस प्रतियोगिता को जीतकर उस जादुई तलवार का मालिक बन जाएगा? क्या सिद्धांत आर्यन को अपनी सच्चाई पर विश्वास दिला पाएगा? क्या सिद्धांत प्रतियोगिता में इनाम के रूप में मिलने वाली तलवार को छुपाने में सफल होगा? जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धांत ने अपनी जिंदगी में कभी कोई चोरी नहीं की थी, मगर आज उसने आर्यन को रोकने के लिए ये कर गुजरने की भी ठान ली थी। जैसे ही उसे राजमहल के सिपाहियों की आवाज सुनाई दी, सिद्धांत उठकर अपने लिए छुपने की जगह ढूंढने लगा। सिद्धांत भागते हुए एक कमरे में छुप गया, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। सिपाही उसे ढूंढते हुए आगे चले गए। सिद्धांत को अब बस पता लगाना था कि वो जादुई तलवार छुपी कहां थी। जैसे ही सैनिक भागते हुए दूसरी डायरेक्शन में गए, सिद्धांत उस कमरे से बाहर आया और धीमी चाल के साथ राजमहल में घूमने लगा। सुबह का समय होने के कारण सभी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। यही सिद्धांत के लिए सबसे अच्छा समय था। छुपते छुपाते सिद्धांत रसोई में पहुंच गया। कुछ खानसामे मिलकर खाना बना रहे थे। सिद्धांत उनकी बातें सुनकर रुक गया। उनमें से एक बोला, क्या तुमने सुना है शीतलपुर में होने वाली प्रतियोगिता को इस बार देखने कौन आ रहा है? राजकुमारी वंदिता।
जो कि अस्त्र विद्या की शिक्षा लेने के लिए पिछले कुछ सालों से गुरुकुल में थीं। राजकुमारी वंदिता का नाम सुनते ही सिद्धांत के कदम अपने आप रुक गए। अब उसे पूरी तरह विश्वास हो गया था कि उसने जो फ्लैश देखा था वो सच था। राजकुमारी वंदिता का उस प्रतियोगिता के दौरान वहां मौजूद रहना एक बड़ा इशारा था कि आर्यन और उसकी मुलाकात जल्दी ही होने वाली थी। जैसे ही सिद्धांत को यह पता चला, उसने बिल्कुल भी समय नहीं गंवाया और वहां से चला गया। लेकिन राजमहल बहुत बड़ा था, जिसके कारण सिद्धांत को वो तलवार ढूंढने में बहुत ही दिक्कत आ रही थी। चलते चलते वो एक कमरे के सामने आकर खड़ा हो गया। उस कमरे में ताला लगा हुआ था। सिद्धांत का दिल कह रहा था कि वो जादुई तलवार इसी कमरे में थी। सिद्धांत उस ताले को तोड़ने के लिए यहां वहां कुछ ढूंढने लगा। अचानक से उसकी नजर मोमबत्ती रखने वाले लोहे के स्टैंड पर पड़ी। सिद्धांत ने तुरंत उस स्टैंड को हाथ में उठाया और ताले को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, मगर तभी अचानक से उसे पीछे से एक आवाज आई। ये क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? अपना चेहरा मुझे दिखाओ। एक लड़की की आवाज सिद्धांत के कानों में गूंज उठी। उसकी आवाज सुनते ही सिद्धांत के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यही नहीं, उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो विश्वास नहीं करना चाहता था कि वो उस आवाज को जानता था, मगर उसका दिल उस आवाज को कभी नहीं भूल सकता था। सिद्धांत ने अपने हाथ में लिए हुए स्टैंड को नीचे जमीन पर रखा, मगर वो पीछे नहीं मुड़ा। कुछ पल बीत जाने के बाद उसे अचानक से अपनी गर्दन पर एक पैनी नोक महसूस हुई। वो आवाज दोबारा बोली, तुम अपना परिचय दो, वरना मैं अभी सैनिकों को बुलवाकर तुम्हें बंदी गृह में डलवा दूंगी। सिद्धांत जानता था कि अगर वो पीछे नहीं मुड़ा तो उसके लिए और भी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसलिए उसने बड़े ही आराम से अपने पीछे खड़ी राजकुमारी वंदिता का चेहरा पहली बार देखा। उसे देखते ही सिद्धांत की आंखें अपने आप आंसुओं से भर गईं। उसके सामने राजकुमारी वंदिता अपना भाला लिए खड़ी हुई थी। उसके लंबे घने काले बाल नीचे कमर तक आ रहे थे। उसके चेहरे पर एक मासूम सी चमक थी, मगर उसकी आंखें किसी शूरवीर की तरह चमक रही थीं। देखने में भले ही वो एक कमल फूल की तरह लग रही थी, मगर सिद्धांत अच्छे से जानता था कि वंदिता एक महान योद्धा थी जो कि युद्ध कला का अभ्यास करके आई थी। वंदिता को इस तरह अपने सामने पाकर वो बहुत ही भावुक हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने पिछले जन्म के प्यार को इस तरह से मिलेगा। वो जरूर यहां पर आर्यन को रोकने आया था, मगर उसके मन में आज तक ये बात नहीं आई थी कि उसे ऐसा करने के लिए राजकुमारी वंदिता का सामना भी करना होगा। वही वंदिता जिसे उसने अपनी ही तलवार से मौत के घाट उतार दिया था। जब सिद्धांत कुछ नहीं बोला और सिर्फ उसे देखता रहा, तब राजकुमारी वंदिता का संयम खत्म होने लगा और वो एक बार फिर अपना भाला सिद्धांत के सीने पर चुभाते हुए बोली, क्या तुम बोल नहीं सकते हो? इस समय महल में तुम हथियारों के संग्रह के पास क्या कर रहे हो? सिद्धांत ने अपने आप को संभाला और कुछ कदम पीछे लेकर अपनी आवाज बदलते हुए बोला, मुझे माफ कीजिएगा राजकुमारी, मैं यहां साफ सफाई करने आया था। मैं इस महल का एक दास हूं। उसकी बात सुनते ही वंदिता की भौहें सिकुड़ गईं। उसे शायद सिद्धांत की बात पर भरोसा हो गया था, मगर फिर भी वो बोली, फिर तुम्हें अपना मुंह छुपाने की क्या जरूरत है? इसी वक्त इस कपड़े को दूर करो। उसकी बात सुनकर सिद्धांत का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर वो तुरंत बोला, राजकुमारी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे चेहरे पर एक घाव है। मैं राजकुमारी के सामने इसलिए अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। उसकी बात सुनकर वंदिता की आंखों में एक सिंपैथी आ गई और वो बोली, मैं तुम्हारी राजकुमारी हूं। मेरे सामने तुम्हें अपना चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरे सारे प्रजावासी एक समान हैं। उसकी बात सुनकर सिद्धांत के दिल में उठ रहा दर्द और भी बढ़ गया। राजकुमारी वंदिता दिल की अच्छी इंसान थी। वो कुछ और कहने वाली थी कि तभी पीछे से उन्हें अपने नाम की पुकार सुनाई दी, मगर वो सिद्धांत का वहां से जाने का इंतजार कर रही थी। सिद्धांत ने एक आखिरी बार उस कमरे की तरफ देखा और राजमहल से बाहर निकल गया। उसने मुड़कर राजकुमारी वंदिता को भी महल के अंदर जाते हुए देखा। वो जानता था कि उसकी कोशिश नाकामयाब रह गई थी। उसके पास कोई और चारा नहीं बचा था।
उसने अपने हाथ कस के मुट्ठी में बांध लिए और एक फैसला लिया। वो होने वाली प्रतियोगिता में आर्यन के साथ लड़कर उस तलवार को जीतने की पूरी कोशिश करेगा। अगला दिन होते ही पूरे शहर में हल्ला मचा हुआ था। लोग उत्साह से भरे हुए थे और राजमहल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही सूरज सर पर आया, प्रतियोगिता का आरंभ हो गया। सिद्धांत भी भीड़ का हिस्सा बनकर राजमहल के आलीशान मैदान में पहुंच गया। उसने देखा कि कैसे मैदान के बीचों बीच एक पिंजरा बना हुआ था। वो पिंजरा लोहे से बना हुआ था और अंदर जाने का सिर्फ एक ही दरवाजा था। इस सेटअप को देखकर वहां मौजूद सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। वो सभी आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। सिद्धांत के कानों में उनमें से एक की आवाज पड़ी। लगता है वो जादुई हथियार कोई बहुत ही कीमती हथियार होगा जिसके लिए इतनी कठिन प्रतियोगिता रखी गई है। उसकी बात सुनते ही सिद्धांत के मन में और भी दृढ़ता आ गई। अगले ही पल उस मैदान में शांति छा गई। सिद्धांत ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि राजकुमारी वंदिता अपने पिता भीमसेन के साथ मैदान के सामने बनी हुई राजगद्दी पर बैठ रही थीं। उसका चेहरा देखकर सिद्धांत एक बार फिर से दुख में बह गया। उसे नहीं पता था कि यह कितनी बार होने वाला था, लेकिन उसके दिल में अभी भी राजकुमारी वंदिता को मारने का गिल्ट था। मगर अगले ही पल वो भीड़ उत्साह से झूम उठी। सिद्धांत ने आर्यन को मैदान में आते हुए देखा। एक पल के लिए सिद्धांत को लगा था कि शायद आर्यन कल की मिली निराशा के बाद आज उस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन वो गलत था। अलग अलग राज्यों से आए योद्धाओं के बारे में घोषणा करने के बाद आखिरकार प्रतियोगिता शुरू हो गई। आर्यन का नाम उस प्रतियोगिता में सबसे आगे लिखा गया था। दूर दूर से आए योद्धा भी जानते थे कि आर्यन कितना ताकतवर था। सिद्धांत की नजर आर्यन के बाजू में खड़े जयंत की तरफ पड़ी। वो जानता था कि आखिर जयंत आर्यन को इतना ताकतवर बनाने के पीछे क्यों लगा हुआ था। एक समय था जब वो आर्यन की जान लेना चाहता था, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उसे समझ आ गया कि आर्यन जितना ताकतवर कोई भी नहीं है। शीतलपुर की राजगद्दी पर बैठने में सिर्फ आर्यन ही उसकी मदद कर सकता था। सिद्धांत गुस्से भरी नजरों से जयंत की तरफ देख रहा था। हमारे राजा भीमसेन और राजकुमारी वंदिता की उपस्थिति में हम इस प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। सभी योद्धा एक साथ इस पिंजरे में जाएंगे और जो भी इस पिंजरे के ऊपर टंगी हुई चाबी को निकालकर पिंजरे को खोलेगा वही विजेता कहलाएगा। एक दरबारी ने तेज आवाज में अनाउंसमेंट की। सिद्धांत ने अपना चेहरा कस के कपड़े से बांध लिया और मैदान की तरफ आगे बढ़ गया। वो जानता था कि उसे कभी ना कभी आर्यन का सामना करना ही होगा, लेकिन शुरुआत में वो उससे दूर रहना चाहता था। उस पिंजरे के अंदर 10 योद्धा आ चुके थे, जिनमें से एक आर्यन भी था। आर्यन को अपने इतने करीब पाकर सिद्धांत एक अलग ही भाव महसूस कर रहा था। अभी तक वो आर्यन के इतने करीब नहीं पहुंचा था। उसे अभी भी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को वो देख रहा है वो उसके पिछले जन्म का स्वरूप है। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे वो अपनी ही परछाई को देख रहा हो। अगले ही पल बाहर से उन सभी को पिंजरे में बंद कर दिया गया। सिद्धांत ने अपनी नजरें घुमाकर देखा तो पाया कि आर्यन के अलावा बाकी जो भी योद्धा उस पिंजरे में थे वो भी बहुत ताकतवर नजर आ रहे थे। सिद्धांत को सच में नहीं पता था कि वो आखिर कैसे लड़ने वाला था, मगर उसे किसी भी हालत में वो प्रतियोगिता जीतनी थी। कुछ ही देर में प्रतियोगिता शुरू होने का बिगुल बज गया। सिद्धांत आर्यन से काफी दूर था, लेकिन वो उसकी हर एक मूव को देख रहा था। आर्यन ने सबसे पहले उस पिंजरे के सबसे ताकतवर योद्धा से लड़ना शुरू किया। वो जानता था कि थोड़ी ही देर में उन सभी की हालत खराब हो जाएगी, इसलिए सबसे ताकतवर को पहले गिराना सबसे सही था। सिद्धांत अपना दुश्मन चुन पाता उससे पहले ही उसके बाजू में खड़े एक हट्टे कट्टे आदमी ने सिद्धांत को एक जोर का मुक्का मारा। एक पल के लिए सिद्धांत की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी नाक से खून बहने लगा। वो पिंजरे का सबसे पहला योद्धा नहीं बनना चाहता था जिसे हार मिल गई हो, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद की। वो भूला नहीं था कि कल उस ड्रैगन से जो मणि मिली थी
उसकी शक्ति सिद्धांत के शरीर में बह रही थी। सिद्धांत ने अपना हाथ कस के बांधा। अगले ही पल उसे अपने शरीर में तीव्र ऊर्जा महसूस होने लगी। सिद्धांत ने हवा में छलांग लगाई और अपने सामने खड़े दुश्मन को एक जोर की लात मारी। उसकी लात उस दुश्मन के गले में जा लगी, जिसके कारण वो अगले ही पल चित्त हो गया। सिद्धांत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बाहर मच रहा शोर अचानक से शांत हो गया, जिसके कारण आर्यन की नजर सिद्धांत पर पड़ी। एक पल के लिए उसकी भौहें सिकुड़ गईं, मगर वो खुद भी दूसरे योद्धा से लड़ने में व्यस्त था। सिद्धांत ने समय नहीं गंवाया और ऊपर बंधी चाबी को पकड़ने के लिए एक बार फिर से छलांग लगाई। अचानक से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे नीचे फ्लोर पर पटक दिया। सिद्धांत के मुंह से दर्द भरी आवाज निकल गई। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो एक और योद्धा उसकी तरफ शैतानी मुस्कान के साथ देख रहा था। अब उस पिंजरे में दो गुट बन गए थे, एक गुट जिसे आर्यन मार रहा था और दूसरा जिसे सिद्धांत मार रहा था। देखते ही देखते पिंजरे में लड़ रहे लोगों की संख्या कम होती गई। एक तरफ आर्यन अपने दुश्मनों को हार का स्वाद चखा रहा था, वहीं दूसरी तरफ सिद्धांत अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर लड़ रहा था। सिद्धांत ने अपने सामने खड़े दुश्मन के पेट में एक जोर की लात मारी, मगर वो दुश्मन अचानक से दूर हो गया, जिसके कारण सिद्धांत सीधा जाकर आर्यन से टकरा गया। उसने तुरंत अपने कदम पीछे लिए। आर्यन गुस्से भरी नजरों से उसकी तरफ आगे बढ़ा। उसने सिद्धांत पर वार करने के लिए अपना हाथ हवा में उठाया, मगर तभी अचानक से पीछे से किसी ने आर्यन के कंधे पर एक मुक्का दे दिया। आर्यन का ध्यान बट गया और वो दूसरे दुश्मन से लड़ने में लग गया। सिद्धांत की सांस फूल चुकी थी। एक पल के लिए उसे लगा था कि आर्यन आज उसे देख लेगा। इसी तरह न जाने कितनी देर उस पिंजरे में लड़ाई चलती रही। सिद्धांत अपने दुश्मन को मारकर फ्री हुआ ही था कि अचानक से उसे भीड़ की उत्साह से भरी आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो सिर्फ और सिर्फ आर्यन को अपने सामने पाया। बाकी सारे योद्धा जमीन पर दर्द से कराह रहे थे। आर्यन खून से लथपथ सिद्धांत की तरफ आगे बढ़ा। सिद्धांत ने अपने कदम पीछे लिए, मगर वो तुरंत जाकर पिंजरे की दीवार से टकरा गया। आर्यन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत आर्यन को वो तलवार जीतने से रोक पाएगा? क्या सिद्धांत का चेहरा आर्यन के सामने आ जाएगा? आमने सामने आते ही क्या आर्यन उसकी बात समझेगा? क्या था जयंत का मकसद? आखिर उसके कारण आर्यन को राजकुमारी वंदिता को क्यों मारना पड़ा? क्या कोई नया तूफान सिद्धांत की जिंदगी में आने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए।